हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, आज खत्म कर देंगे इस चैप्टर को और फिर अगला चैप्टर कल से शुरुआत करेंगे उस चैप्टर की। चलो आज अपन क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। कल अपन लास्ट में पढ़ क्या रहे थे? जो आपकी किडनी के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वृक्क की जो क्रियाएं हैं, उनका नियमन अपन पढ़ रहे थे। तो अपन ने बात करी थी कि 3 तरीके हैं जिनसे किडनी के जो कार्य हैं उनको अपन रेगुलेट कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं। तो वो 3 कौन कौन से तरीके थे? पहला था हाइपोथैलेमस द्वारा, दूसरा था जेजीए द्वारा, और तीसरा था आपका हृदय द्वारा। ठीक है, हाइपोथैलेमस द्वारा नियमन किस प्रकार से होता है वो अपन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। अब इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं जेजीए द्वारा किस प्रकार से नियमन होगा। उसके बाद अपन बात करेंगे हृदय द्वारा किस प्रकार से किडनी के कार्यों का नियमन होगा। ठीक है, और उसके बाद अपन चलेंगे मूत्रण की बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे कि किडनी के अलावा कौन कौन से और अंग हैं जो उत्सर्जन में मदद करते हैं। फिर अपन विकारों की बात करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हाइपोथैलेमस द्वारा अपन ने पढ़ चुके हैं। दूसरा अपन बात करनी है अपन को कौन सा? जेजीए द्वारा। ठीक है, जेजीए द्वारा किडनी का नियमन किस प्रकार से होता है ये अपन को समझना है। पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए जेजीए होता क्या है। तो जेजीए को हिंदी में क्या कहते हैं पहले वो समझो। जेजीए को हिंदी में कहते हैं गुच्छीय आसन उपकरण। ठीक है, ये इसका हिंदी वाला नाम है, आपको पता होना चाहिए। जेजीए भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आपको इंग्लिश में नहीं पता रखना, मैं तो हिंदी में याद रख लेंगे, नहीं, हिंदी वाला तो याद रखना ही रखना है। इसको जेजीए भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको बता दूं, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस इसको कहते हैं ना। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। फुल फॉर्म आपको नहीं याद रखनी है, जेजीए याद रख लो और गुच्छीय आसन उपकरण याद रख लो बस। तो जेजीए क्या होता है अभी बताऊंगा। जेजीए क्या होता है, इसी जेजीए द्वारा, इसी और क्या कहते हैं इसको, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? रास क्रिया विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रास क्रिया विधि। वापस सुनो, अपन पढ़ रहे हैं वृक्क क्रियाओं का नियमन। ठीक है, जो आपकी किडनी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस द्वारा, वो अपन पढ़ चुके। दूसरा है आपका जेजीए द्वारा। तो जेजीए द्वारा इसी को और क्या कह सकते हैं अपन? रास क्रिया विधि भी इसको कह सकते हैं, रास मैकेनिज्म भी इसको कह सकते हैं। रास की फुल फॉर्म भी देख लो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम द्वारा भी इसका नियमन कर सकते हैं। अभी काम कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि ये जेजीए बवाल क्या है। भाई जेजीए काम क्या करता है वो तो बाद की बात है ना, पहले तो ये पता होना चाहिए अपन को जेजीए है क्या। ठीक है, जब पता लगेगा ये है क्या उसके बाद ही काम की बात करेंगे, काम कैसे करता है। चलो आ जाओ जेजीए को समझते हैं। तो जेजीए बनता कैसे वो देखो। अभिवाही धमनिका याद आई सबको? अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका। तो अभिवाही धमनिका और डीसीटी के बीच, ठीक है, नजदीकी के कारण एक संवेदी क्षेत्र बनता है, एक सेंसिटिव एरिया बनता है। ठीक है, और उस एरिया को क्या कहते हैं अपन? जिसे गुच्छीय आसन उपकरण जेजीए कहते हैं। अब वापस मैं आपको समझाऊंगा और ध्यान से समझना। ये क्या है? आपकी अभिवाही धमनिका है। ये कौन सी धमनिका है? आपकी अभिवाही धमनिका। और यहां ये देखो डीसीटी मैंने आपको डायग्राम में आपको समझाने के लिए दिखाया था, लेकिन देखो मैं आपको वापस तल देख के चलता हूं डायग्राम में। ये जो डायग्राम जो है ना आपस में, देखो ये सारी चीजें जो आपस में मिली हुई होती है ना, ऐसा नहीं कि ये दूर दूर है। मैंने डायग्राम कैसा बनाया था? मैंने डायग्राम बनाया था कुछ इस प्रकार का। अब आपको ये दिमाग आएगा भैया ये जो अभिवाही धमनिका यहां है, डीसीटी यहां पे है, ये दोनों आपस में मिल कैसे सकती हैं? कोई चांस ही नहीं दिख रहा भाई, इतनी दूर है। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। रियल में क्या ऐसा होता है इतनी दूर दूर होती है? नहीं जी, इतनी दूर दूर नहीं होती। इनके बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, मतलब ये दोनों आपस में, इनके बीच में नजदीकियां होती हैं, दोनों आपस में कहीं ना कहीं मिलती हैं। कहां मिलती हैं अभी उसकी बात करेंगे। चलो वापस आ जाते हैं अपने जगह पे। कहां थे अपन? यहां थे, चलो है ना। ये क्या है? आपकी अभिवाही धमनिका। ये कौन सी धमनिका है? अभिवाही धमनिका। ठीक है, और ये मैं मान लेता हूं क्या है? आपकी डीसीटी है। क्या है? डीसीटी है। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर ये दोनों क्या हो रही हैं? कांटेक्ट हो रहा है दोनों के बीच में। डीसीटी और अभिवाही धमनिका के बीच में क्या हो रहा है? नजदीकियां आ रही हैं। यहां पे देखो
दोनों एक दूसरे क्या आ रही हैं, पास पास आ रही, नजदीकियां हैं। जहां पर ये नजदीकियां होती हैं वहीं एक संवेदी क्षेत्र बनता है। मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में नजदीकियां बन रही, यहां पर इन दोनों के बीच में क्या बन रही हैं, नजदीकियां आ रही हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, एक संवेदी क्षेत्र बनेगा, सेंसिटिव एरिया बनेगा। संवेदी क्षेत्र हिंदी में, इंग्लिश में सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव एरिया बनेगा। और उसी सेंसिटिव एरिया को क्या कहते हैं, संवेदी क्षेत्र को क्या कहते हैं, जेजीए कहते हैं। तो जेजीए समझ में आई, ये क्या बवाल होता है भाई, आपकी अभिवाही धमनिका और डीसीटी के बीच में नजदीकियां होती हैं, और जहां पर वो दोनों आपस में मिलती हैं, दोनों के बीच में नजदीक आएंगी, जहां पर कॉन्टैक्ट होगा इन दोनों के बीच में, उस जगह पर एक संवेदी क्षेत्र बनता है। और संवेदी क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन, गुच्छीय आसन उपकरण, इंग्लिश में जेजीए कहा जाता है। ठीक बात है, जेजीए क्या होता है ये समझ में आई आपको। चलो अब इसको और थोड़ा सा डीप में घुस के देखते हैं। ठीक है, जेजीए समझ में आ गया आपको, लेकिन थोड़ा सा इसको और समझते हैं। जहां पर ये दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है ना, ये देखो आपका ये जो अभिवाही धमनिका है और ये डीसीटी, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रही है ना, देखो यहां पर ये दोनों मिल रही हैं, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पर क्या होगा, अभिवाही धमनिका के अंदर क्या बदलाव आएंगे और डीसीटी के अंदर क्या बदलाव आएंगे। भाई मैंने आपको कह दिया कि डीसीटी और अभिवाही धमनिका के बीच में क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, नजदीकियां आएंगी। जैसे ही नजदीकियां आएंगी तो एक संवेदी क्षेत्र बनेगा, और जो संवेदी क्षेत्र उसको क्या कहते हैं, अपन जेजीए कहते हैं। ये मैंने आपको मोटी मोटी बात कह दी। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भैया ऐसा क्या होता है कि ये संवेदी क्षेत्र बन जाता है, वहां पे ऐसे क्या बदलाव आते हैं अभिवाही धमनिका के अंदर, ऐसे क्या बदलाव आते हैं डीसीटी के अंदर कि यहां पर संवेदी क्षेत्र बन जाता है। तो उन्हीं बदलावों की बात करेंगे कि जब दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है, दोनों पास पास में आती हैं डीसीटी और अभिवाही धमनिका, तो अभिवाही धमनिका के अंदर क्या बदलाव आएंगे और डीसीटी के अंदर क्या बदलाव आएंगे, उनकी बात करते हैं। तो कांटेक्ट पॉइंट पर अभिवाही धमनिका की चिकनी पेशी जो होगी ना, अभिवाही धमनिका के अंदर चिकनी पेशी है, और जो चिकनी पेशी होगी वो क्या होगी, रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। अभिवाही धमनिका की जो चिकनी पेशी स्मूथ मसल जो है वो क्या हो जाएगी, रूपांतरित, मॉडिफाई हो जाएगी, और मॉडिफाई होकर क्या बनाएगी, जेजी कोशिकाएं बनाएगी। क्या बनाएगी, जेजी कोशिकाएं। वापस सुनो ध्यान से, जेजी क्या बताया मैंने, जेजीए अलग है। जेजीए क्या बताया मैंने भैया, अभिवाही धमनिका और आपके डीसीटी दोनों जहां पर मिलेंगे वहां पर संवेदी क्षेत्र बनेगा, और उसे क्या कहते हैं, जेजीए कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्या क्या बदलाव आएंगे अभिवाही धमनिका और डीसीटी के अंदर, उनकी बात कर रहे हैं अपन। तो जहां पर ये दोनों आपस में मिलती है ना, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वहां पर क्या होता है, अभिवाही धमनिका की जो चिकनी पेशी है, जो स्मूथ मसल्स हैं, वो मॉडिफाई हो जाएंगी, और मॉडिफाई होकर क्या बनाएंगी, जेजी सेल्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी, जेजी कोशिकाएं बनाएंगी। तो अभिवाही धमनिका की चिकनी पेशी रूपांतरित हो जाती हैं, जिसे जेजी कोशिका कहा जाता है। तो जेजी कोशिका बन गई। ये जेजी कोशिका क्या करती हैं, ये रेनिन हार्मोन का सेवन करती हैं। ये क्या निकालती हैं, रेनिन हार्मोन निकालती हैं। यहां तक बात क्लियर है। चलो अब इधर आते हैं, डीसीटी के अंदर क्या बदलाव आते हैं। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पर डीसीटी की क्यूबॉइडल सेल्स, डीसीटी के अंदर क्या है, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, और वो क्यूबॉइडल सेल क्या हो जाएगा, सघन रूप से पैक हो जाती हैं। जब पहले मान लो जो क्यूबॉइडल सेल्स थी डीसीटी की, वो इस प्रकार से थी, तो बाद में जब कांटेक्ट होगा तो इस प्रकार से हो जाएगी, एकदम से सघन, एकदम से डेंसली पैक हो जाएंगी, सघन रूप से क्या हो जाएंगी, पैक हो जाएंगी। जब ये सघन रूप से पैक हो जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं अपन, मैक्यूला डेंसा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा। तो आपको सामने दो शब्द आए हैं, दो शब्द आए हैं। जब कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, जहां पर कॉन्टैक्ट होता है डीसीटी और अभिवाही धमनिका के बीच में, जहां जब इनके बीच में कांटेक्ट होता है, तो वहां पर क्या होता है, जो अभिवाही धमनिका है उसकी चिकनी पेशी में मॉडिफाई हो जाती है, और वो क्या बनाती है, जेजी सेल्स बनाती है, जेजी कोशिका बनाती है। वही मैं बात करूं डीसीटी की, तो डीसीटी की जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, डेंसली पैक हो जाएंगी, सघन रूप से पैक हो जाएंगी। जो सघन रूप से पैक होने के कारण वहां पर क्या बनता है, मैक्यूला डेंसा बनता है। जेजी कोशिकाएं बन गई और मैक्यूला डेंसा बन गया। जेजी सेल्स और मैक्यूला डेंसा साथ मिलकर क्या बनाते हैं, जेजीए बनाते हैं। ठीक है, ये जो जेजी सेल्स बनी है कहां पर, अभिवाही धमनिका के अंदर। मैक्यूला डेंसा कहां बना है, डीसीटी के अंदर। ये दोनों साथ में, मैक्यूला डेंसा और जेजी कोशिकाएं, ये दोनों साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, जेजीए बनाते हैं। यही वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वो संवेदी क्षेत्र बनाते हैं, सेंसिटिव एरिया बनाते हैं, जिसको अपन जेजीए कहते हैं। किस किस की वजह से बना है जेजीए, मैक्यूला डेंसा और आपका जेजी सेल्स की वजह से बना है। ठीक बात है। चलो जेजी सेल्स क्या निकालते हैं, रेनिन। तो हमें एक बात समझ में आ गई, ये जेजीए क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब अपन वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या था अपना, कि जो किडनी के जो कार्य हैं उनका नियमन कैसे करना है। हाइपोथैलेमस वाला कर लिया, अब बात करेंगे जेजीए द्वारा, या फिर इसी को कह सकते हैं रास क्रिया विधि। ठीक है, रास मैकेनिज्म। ठीक है, रास की फुल फॉर्म रेनिन
ये जो आपका जेजीए द्वारा जो आपका नियमन है वो कब होता है? वो तब होता है जब जीएफआर की कमी हो जाए। जीएफआर में जब कमी होगी तब आपका जेजीए द्वारा क्या होगा? नियमन होगा या फिर रास क्रियाविधि द्वारा नियमन होगा। ठीक है, तो जब जीएफआर की कमी होगी तब ये काम करता है। ठीक है, तब ये दूसरा तरीका क्या करता है? काम करता है। हाइपोथैलेमस द्वारा भी कब होता है? जब जीएफआर में कमी आती है, कल वाले लेक्चर में बता चुका हूं। और इसमें भी जीएफआर में जब कमी होगी तभी ये काम करता है। जब जीएफआर की कमी होगी तब होगा क्या? जब भी जीएफआर में कमी होगी, जीएफआर क्या होता है? ये सारी चीजें बहुत पहले अपन पढ़ चुके हैं, तो अब तो चैप्टर खत्म होने की बातें आ गई। ठीक है, तो जीएफआर में जब भी कमी होगी, जीएफआर में जब भी कमी होगी तो क्या होगा? जेजी कोशिकाएं जो है वो सक्रिय हो जाएंगी। जेजी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? सक्रिय हो जाएंगी। और जेजी कोशिकाएं बनती कहां पे? अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभिवाही धमनिका के अंदर बनती हैं। ठीक है, ये जेजी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? सक्रिय हो जाएंगी। जैसे ही जेजी कोशिकाएं सक्रिय हो जाएंगी वो क्या निकालेंगी? रेनिन हार्मोन निकालेंगी। थोड़ी देर पहले तो बताया मैंने आपको कि जेजी कोशिकाएं क्या करती हैं? रेनिन हार्मोन का स्रवण करती हैं। तो ये क्या निकालेंगी? रेनिन हार्मोन का स्रवण होगा। और ये रेनिन हार्मोन किस काम आएगा? ये रेनिन हार्मोन किस काम आएगा? अभी बताऊंगा। रेनिन हार्मोन अभी बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आएगा? ध्यान से देखना। ये एंजियोटेंसिनोजन है। एंजियोटेंसिनोजन कहां बनता है? ये लीवर में बनता है। कहां बनता है? लीवर में। अब आपको एक बात पता होगी, किसी भी वर्ड के आगे अगर प्रो या फिर उसके पीछे जन ऐसे कुछ आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, मतलब क्या है? इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। तो यहां पर भी क्या रहा है? एंजियोटेंसिनोजन, मतलब ये क्या है? निष्क्रिय। ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजन बनता कहां पे? लीवर में बनता है। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिनोजन को अपन को क्या करना है? एक्टिवेट करना है। इसको जो सक्रिय करना है, एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? रेनिन की सहायता लेनी पड़ेगी। और रेनिन कौन निकालता है? जेजी कोशिकाएं। तो जब भी जीएफआर की कमी होगी तो क्या होगा? जेजी कोशिकाएं सक्रिय हो जाएंगी। और जेजी कोशिकाएं सक्रिय होकर क्या निकालेंगी? रेनिन निकालती हैं। और उसी रेनिन की मदद से अपन क्या करेंगे? एंजियोटेंसिनोजन को क्या कर लेंगे? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। यह एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी मदद से? रेनिन हार्मोन की मदद से। ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया। एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया। ये कोई काम का अभी अपने है नहीं, कोई खास काम का, तो क्या करना पड़ेगा? इसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे होगा? एक एसीई नाम की एक चीज होती है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एसीई की मदद लेनी पड़ेगी। एसीई क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन जो है उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको एसीई कहते हैं। इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे? एंजियोटेंसिन सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पर अपने पास क्या मिल गया अपन को? एंजियोटेंसिन सेकंड। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये अपने काम का है। ये एंजियोटेंसिन सेकंड ये क्या काम करेगा वो ध्यान से देखना। इसके 3 काम है, वो तीनों काम आपको ध्यान से देखने, ध्यान से सुनना। पहला काम क्या करेगा ये एंजियोटेंसिन सेकंड? ये एड्रिनल कोर्टेक्स पर कार्य करता है। किस पर कार्य करेगा? एड्रिनल कोर्टेक्स पर कार्य करेगा। और एड्रिनल जो कोर्टेक्स है उससे क्या निकलवाएगा? उससे निकलवाएगा एल्डोस्टेरोन निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा? एल्डोस्टेरोन निकलवाएगा। उससे एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब मैंने आपको डीसीटी के अंदर पुनः अवशोषण पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था, मैंने आपको कि जो एल्डोस्टेरोन है वो कहां से निकलता है? एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलता है। और उसका काम क्या है? ये कार्य कहां करता है? ये डीसीटी पर कार्य करता है। तो डीसीटी पर ये कार्य करता है। और क्या कार्य करता है? Na+ और H2 का करवाएगा, पुनः अवशोषण करवाएगा। समझ में आ रही बातें? अभी मैं सारी चीजों कनेक्ट करूंगा वापस, ध्यान से सुनो बस। अभी एंजियोटेंसिन सेकंड जो है उसका पहला काम क्या है? ये एड्रिनल कोर्टेक्स को बोलेगा कि एड्रिनल कोर्टेक्स तू एक काम कर, एल्डोस्टेरोन निकाल। ठीक है, वो एल्डोस्टेरोन निकालेगी। और एल्डोस्टेरोन जो वो किस पर कार्य करेगा? वो डीसीटी पर कार्य करेगा। क्या कार्य होता है एल्डोस्टेरोन का? वो Na+ और H2O का क्या करवाता है? पुनः अवशोषण करवाता है। पहला कार्य एंजियोटेंसिन सेकंड का। दूसरा कार्य क्या है? पीसीटी पर डायरेक्ट कार्य करता है। ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो पीसीटी पर डायरेक्ट कार्य करता है। और क्या कार्य करता है? Na+ और H2O का पुनः अवशोषण करवाएगा। Na+ और H2O क्या करवाएगा? पुनः अवशोषण करवाएगा। तीसरा जो कार्य है वो क्या है इसका? वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है हिंदी में? वाहिका संकीर्णक। वाहिका संकीर्णक मतलब क्या है? वही पाइप वाला एग्जांपल। पाइप को आगे से दबा दोगे तो क्या होगा? पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। वैसे ही अपनी जो रक्त वाहिकाएं हैं उनको अगर दबा दिया जाएगा तो क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या है? जीएफआर भी तो बढ़ जाएगा ना। तो 3 तरीके हो गए जीएफआर बढ़ाने के। अपन ने ये काम किया क्यों है? क्योंकि जीएफआर की कमी हो गई थी, इसलिए सारा सिस्टम किया है अपन ने। जीएफआर की कमी हुई थी। देखो यहां पर देखो, जीएफआर की कमी में ये काम होगा।
ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एक तो जीएफआर बढ़ाने का तरीका तो ये हो गया कि अपन ने क्या किया, जो रक्त वाहिकाएं उनको क्या कर दिया, दबा दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, संकीर्ण कर दिया, संकीर्ण हो जाएंगी तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो जीएफआर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ये मैं आपको कल भी बता चुका। ठीक है, तो यहां पर जीएफआर बढ़ रहा है, ये तो आपको समझ में आया। भैया यहां पर तो Na+ और H2O का पुनः अवशोषण हो रहा है, इससे जीएफआर कैसे बढ़ेगा? भैया H2O का जब पुनः अवशोषण होगा, मतलब H2O की कमी दूर हो रही है, H2O की मात्रा बढ़ रही है शरीर के अंदर जल की मात्रा बढ़ रही है, और शरीर के अंदर जल की मात्रा बढ़ने से मतलब क्या होता है कि रक्त के अंदर जल की मात्रा बढ़ रही है, और रक्त के अंदर जब जल की मात्रा बढ़ती है ना, तो क्या होता है, तब क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जीएफआर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इससे भी क्या है, जीएफआर ही बढ़ रहा है। दो तरीके हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। यहां पर भी क्या हो रहा है, Na+ और H2O का पुनः अवशोषण, इससे क्या होगा, वही जल की मात्रा बढ़ेगी। शरीर के अंदर जल की मात्रा बढ़ने से मतलब सीधा सा होता है कि रक्त के अंदर जल की मात्रा बढ़ रही है, और रक्त के अंदर जब जल की मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड का जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड का प्रेशर जब बढ़ेगा तो जीएफआर की वैल्यू अप हो जाएगी। जीएफआर बढ़ गया, और अपने दिक्कत क्या आ रही थी, कमी तो यही थी कि जीएफआर के अंदर कमी आ रही है, अरे दिक्कत तो यही थी, प्रॉब्लम यही थी, सॉल्यूशन अपन ने कर दिया भाई, जीएफआर को बढ़ा दिया अपन ने। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया आपका किडनी के कार्य को उसका नियमन करना, उसको रेगुलेट करने का। ठीक है, चलो इसको इस रास क्यों कहते हैं, इसको रास क्यों कहते हैं, इसको रास का भी आपको पता लग गया होगा। रेनिन भी इसमें, रेनिन हार्मोन काम आ रहा है इसमें, एंजियोटेंसिन भी इसमें काम आ रहा है, एल्डोस्टेरोन भी इसमें काम आ रहा है, इसलिए इसको रास कह देते हैं। ठीक बात है, चलो फिर तीसरा की बात करते हैं। तीसरा जो तरीका है, पहला हाइपोथैलेमस वाला पढ़ लिया अपन ने, दूसरा अपन ने जेजीए वाला पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ेंगे अपन हृदय द्वारा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, भाई हृदय द्वारा कैसे कर सकते हैं भाई नियमन? भाई किडनी के काम का नियमन आप हृदय द्वारा कैसे कर सकते हो? हृदय का क्या रोल है इसमें, अभी करते हैं। देखो हृदय से क्या निकलता है, हृदय निकालेगा ANF निकालेगा, ANF स्रावित करता है। हृदय क्या निकालेगा, ANF निकालेगा। अब ये ANF क्या है, ANF की फुल फॉर्म सुन लो पहले, अट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं इसको। ठीक है, ANF की फुल फॉर्म क्या है, अट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। हिंदी में बात करें इसकी तो आलिंदीय नेट्रियूरेटिक कारक। ठीक है, तो ये मैंने लिख रखे हैं यहां पर, देख लो भाई, अट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर इंग्लिश वाला। अट्रियल को हिंदी में क्या कहते हैं, अट्रिया को हिंदी में कहते हैं आलिंद, अट्रियल को आलिंदीय कह दिया। ठीक है, तो आलिंदीय नेट्रियूरेटिक कारक, फैक्टर को हिंदी में कारक कहते हैं। ठीक है, चलो अब ये हृदय द्वारा ये कब होता है, ये नियमन कब होता है? मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस द्वारा नियमन कब होता है, जब जीएफआर की कमी होती है। जेजीए द्वारा कब होता है, जब जीएफआर की कमी होती है। भैया आप तो सारे जीएफआर की कमी वाले बता रहे हो, चलो अब बता देते हैं। जीएफआर अगर बढ़ जाए, जीएफआर अगर बढ़ जाए तो क्या करना है? तो जीएफआर जब अधिक होगा, जब जीएफआर अधिक होता है तब यह काम करता है। कौन काम करता है? ANF काम करेगा। तब कौन काम करेगा? ANF काम करेगा। जब भी जीएफआर की वृद्धि होगी, जब जीएफआर अधिक होगा तो क्या होगा? ANF का श्रवण होगा, ANF निकलेगा। कहां से क्या निकलेगा? ANF निकलता है। जब भी जीएफआर बढ़ेगा ANF निकलता है। ANF निकल के क्या करता है? सबसे पहला उसका काम क्या होगा? सबसे पहले वो क्या करेगा? रास को रोकता है। इसको रोकेगा, रास को रोकता है। अगर रास मैकेनिज्म चल रहा है, रास क्रियाविधि अगर हो रही है तो उसको वो रोक देता है। भैया इससे क्या होगा? रास को क्यों रोक रहा है ये? देखो इसका काम क्या है, ANF का काम क्या है बोले वो समझो। प्रॉब्लम क्या आ रही है इस बार? प्रॉब्लम क्या अपने सामने प्रॉब्लम ये है कि जीएफआर अधिक है और अपन को क्या करना है? अधिक भी अच्छा नहीं है और कम भी अच्छा नहीं है, तो अपन को क्या करना है कि मेंटेन करना है ना, कि लेवल मेंटेन करके रखना अपन को। तो यहां पर क्या जीएफआर अधिक हो रहा है, तो जीएफआर अगर अधिक हो रहा है तो उसको क्या करना है? डाउन करना है ना। जीएफआर अप है तो उसको थोड़ा डाउन करो। डाउन कैसे कर सकते हैं? डाउन कैसे कर सकते हैं अपन को वो तरीके देखने हैं। ठीक बात है, चलो तो उसको डाउन करने के लिए, जीएफआर अधिक है उसको कम करने के लिए ANF का श्रवण हुआ। ANF अब क्या क्या काम करे? ANF ऐसे क्या क्या काम करे कि भैया जीएफआर जो है वो कम हो जाए। अधिक है हो रहा है, देखो उसको थोड़ा कम करना है अपन को। तो सबसे पहले वो देखेगा कि रास जो अगर वो काम कर रहा है, रास अगर काम कर रहा है तो रास को रोकेगा। भैया रास से क्या हो रहा था? अभी देखो मैंने आपको बताया, रास से क्या हो रहा था? जीएफआर बढ़ रहा था। रास से क्या हो रहा था? रास जो क्रियाविधि चल रही थी उससे क्या हो रहा था? जीएफआर बढ़ रहा था। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि शरीर के अंदर रास क्रियाविधि चल रही है तो ANF क्या करेगा? सबसे पहले तो उस रास क्रियाविधि को बंद करेगा, क्योंकि पहले से जीएफआर बढ़ा हुआ है और ऊपर से अगर रास क्रियाविधि चल रही है तो जीएफआर और बढ़ता जाएगा। सबसे पहले ANF क्या करेगा? रास क्रियाविधि को रोक देता है। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम क्या है? एल्डोस्टेरोन नहीं निकलेगा।
एल्डोस्टेरोन नहीं निकलेगा। आपको पता है जब रास क्रिया विधि नहीं होगी तो एल्डोस्टेरोन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि एंजियोटेंसिन जो सेकंड है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये रास क्रिया विधि के दौरान ही निकलता है, और एंजियोटेंसिन सेकंड जब नहीं निकलेगा, रास क्रिया विधि नहीं चलेगी तो एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं निकलेगा, और एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा तो आपका एल्डोस्टेरोन जो है वो भी नहीं बनेगा। तो यहां पर एल्डोस्टेरोन नहीं निकलेगा, और एल्डोस्टेरोन नहीं निकलेगा ना तो Na+ और H2 का पुनः अवशोषण नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, GFR जो है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये दो तरीके हो गए। अब एनसीईआरटी जो मेन फोकस करती है, ठीक है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है। अपन ने हर जगह बात करी इस चैप्टर में, कहां क्या क्या बात करी अपन ने, कि पाइप को अपन आगे से दबा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे यही तो बात करी अपन ने इस चैप्टर में, ज्यादातर मैंने यही बोला होगा कि आपको पाइप को आगे से दबा देना तो प्रेशर बढ़ जाता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर की बात करी अपन ने, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करी, वाहिका संकीर्ण की बात करी अपन ने। अब यहां पर पहली बार एनसीईआरटी लिखती है वाहिका विस्फारण। वाहिका विस्फारण क्या होता है, ये इंग्लिश में कहते हैं उसको वेजोडाइलेशन। मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा सा है कि जो आपने पाइप आगे से आप दबा रहे थे, उस पाइप को अब दबाना नहीं है, उस पाइप की चौड़ाई को बढ़ा देना है, उस पाइप की चौड़ाई को बढ़ा देना है। जब पाइप की चौड़ाई बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे जब आपने पाइप को आगे से दबाया था तो क्या किया था आपने, पाइप की चौड़ाई को कम कर दिया था। जब भी आपने पाइप की चौड़ाई को कम किया तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि पाइप की चौड़ाई जो है उसको बढ़ा दो, पाइप की चौड़ाई को बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई बात, पाइप की चौड़ाई को कम करेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, पाइप की चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या काम करेगा, ये जो ANF है वो किसका काम करता है, वाही विस्फारण का काम करता है। किसका काम करता है, वाही विस्फारण, वेजोडाइलेशन का काम करता है। उसे क्या हो जाएगा, GFR जो है वो डाउन आ जाएगा। समझ में आई बात, ब्लड का प्रेशर कम होगा, ब्लड का प्रेशर कम होगा तो GFR अपने आप कम हो जाएगा। तेरे यार समझो वापस, वाही विस्फारण है, वाही विस्फारण का मतलब सिंपल सा ये है, वेजोडाइलेशन, जो आपकी वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, उनको डायलेट कर दिया जाएगा, उनको विस्फारित कर दिया जाएगा। उसे क्या हो जाएंगे, वो चौड़ी हो जाएंगी। जब वो चौड़ी होंगी तो क्या होगा, रक्त का जो ब्लड प्रेशर है ना वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर डाउन आएगा तो GFR ऑलरेडी डाउन आ जाएगा। समझ में ये बात आई, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, GFR कम हो गया, और अपन को ये तो चाहिए था भाई, GFR तो कम करना था, GFR अधिक हो रहा था और GFR को कम करना था। समझ में आई बात। इस प्रकार से आपका किडनी का जो है वो नियमन होता है, किडनी के कार्यों का नियमन होता है। हाइपोथैलेमस द्वारा पढ़ लिया, JGA द्वारा पढ़ लिया, और तीसरा अपन ने हृदय द्वारा पढ़ लिया। चलो अब आगे बात करेंगे किसकी, मूत्रण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मूत्रण। भाई 5-6 दिन से अपन क्या है, मूत्र बना रहे हैं, ठीक है। तो अब मूत्र बन गया सारा, उसको अपन निकाल देते हैं बाहर, है ना। तो काफी टाइम से मूत्र बना रहे हैं तो मूत्रण कर देते हैं। मूत्रण होता क्या है पहले वो समझ लो। मूत्रण, मूत्र को उत्सर्जित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, मूत्रण कहते हैं। मूत्र को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मूत्रण कहते हैं। ये तो पता लग गया आपको, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये काम कैसे होता है वो समझो, ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बस ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग जो है वो खुला रखना भाई, 1 मिनट दीजिए, ठीक है। चलो बनाते हैं, थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर है ये ना, मूत्राशय, मूत्राशय, ठीक है जी। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने मूत्राशय के बारे में थोड़ी बातें बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर होते हैं, इसके आगे होते हैं 2 गेट होते हैं। क्या होते हैं, 2 गेट लगे हुए होते हैं, ठीक है। 2 गेट लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये है आपका इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, और ये वाला है आपका एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक बात है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ये कैसा होता है, ये ऐच्छिक होता है, ये ऐच्छिक होता है, मतलब आपके हिसाब से काम करेगा। और ये कैसा होता है, ये अनैच्छिक होता है, ये आपके बस का नहीं है भाई, ये आपके बस का नहीं है, अनैच्छिक होता है, अनैच्छिक होता है। चलो मात्रा की डिफरेंस हो सकती है, गलती वो कोई आप देख लेना जो भी है। चलो अब मैं यहां पर क्या बता रहा हूं आपको
कि जो ये मूत्राशय है इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं। एक मिनट देखो, बना दूं यहां पे, तो यहां पर जो है कुछ रिसेप्टर लगे हुए हैं। इनको क्या कहेंगे अपन, स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या कहेंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर, रिसेप्टर। ठीक है, यहां क्या है आपका, CNS है। यहां बना देता हूं, चलो मैं यहां बना देता हूं CNS। ये क्या है आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, चलो अभी आप इतना सब याद रखो, CNS है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हिंदी वाला भी आपको बता दिया मैंने, है ना। चलो अब होगा क्या, अब होगा ये कि अपन इतनी 4-5 दिन से मूत्र बना रहे थे, तो मूत्र जो बना, ठीक है, वो बन के कहां आएगा, मूत्राशय के अंदर आएगा, और आके क्या करेगा, यहां बढ़ने लग जाएगा, इसमें भरेगा, इसमें भरेगा। ठीक है, इसमें भरेगा। तो होगा क्या, होगा क्या, जैसे जैसे ये मूत्राशय जो है ये भरेगा, ये जो आपका यूरिनरी जो ब्लैडर है ये जब भरने लग जाएगा, तो जब भरने लग जाएगा तो यहां पर ये क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं। अरे जैसे एक गुब्बारा समझो, गुब्बारा समझो, गुब्बारे के अंदर पानी भर रहे हो आप, गुब्बारे के अंदर पानी भर रहे हो, जैसे जैसे उसमें पानी भरते जाओगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा, खिंचाव होता जाएगा, उसमें गुब्बारे में खिंचाव होता जाएगा। ठीक है, वैसा ही खेल यहाँ पे है। इसको आप मूत्राशय को जैसे गुब्बारा समझो, ये गुब्बारा है, इसमें आप मूत्र जो है वो एकत्रित होता जा रहा है, होता जा रहा है, और जैसे जैसे मूत्र जो है वो एकत्रित होगा तो क्या होगा, इसकी जो है खिंचाव होगा, इसके अंदर खिंचाव होगा, तो ये क्या है, खिंचाव के ग्राही तो है, ये खिंचाव के लिए ही तो है ये रिसेप्टर। तो जैसे ही खिंचाव होगा तो ये रिसेप्टर क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, और रिसेप्टर जो वो मैसेज भेजेंगे, किसको मैसेज भेजेंगे, ये रिसेप्टर मैसेज भेजेंगे किसको, ये मैसेज भेजेंगे किसको, CNS को मैसेज भेजेंगे। CNS को क्या भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे। CNS को कहेंगे कि भैया खिंचाव हो रहा है, मूत्र जो है वो भरने लग रहा है, टंकी भरने वाली है, ठीक है, खिंचाव हो रहा है इसमें, तो ये मैसेज भेजेगा CNS को। CNS फिर देखेगा, CNS फिर देखेगा, एनालाइज करेगा कंडीशन किस प्रकार की है, एनालाइज करेगा कंडीशन किस प्रकार की है। भाई मैं कुछ ऐसी जगह पे हूं, कुछ मैं ऐसी जगह पे हूं जहां पर मैं मूत्रण नहीं कर सकता, भाई है ना, मूत्रण नहीं कर सकता, तो क्या करें, ये भाई ब्लड मूत्राशय ने तो भेज दिया सिग्नल CNS को, तो क्या मूत्र निकल जाए, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। CNS जो है वो थोड़ा दिमाग का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तभी तो बोलते हैं ना दिमाग से काम लेता है ना। ये कहेगा कि भाई अभी ये लड़का जो इस कंडीशन में नहीं है कि ये मूत्रण कर सके, ठीक है, अभी इस कंडीशन में है ही नहीं कि मूत्रण कर सके, तो कहा कि थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर और रुको, अभी पूरा नहीं भरा है, पूरा नहीं भरा। ऐसा नहीं होगा कि जो मैसेज भेजते हैं ना, ये मूत्राशय वाले जो रिसेप्टर है ये मैसेज भेजते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा भरने के बाद मैसेज भेजते हैं, नहीं, जब भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा तो ये मैसेज जो करने लग जाएंगे, इसको ना, इसको परेशान करने लग जाएंगे। अगर ये इसके बाद में भेजेंगे ना तो CNS सुनेगा नहीं और फट जाएगा ये, ठीक है। तो इनको पता है, ये जो मूत्राशय के जो रिसेप्टर है इनको पता है कि एक बार में CNS हमारी सुनने वाला नहीं है, ठीक है, एक बार में नहीं सुनेगा, अपनी हमारी एक बार में बात नहीं मानेगा, तो ये जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होगा तो ये क्या है, इसको मैसेज बार बार भेजने लग जाएंगे। ठीक बात है, चलो, तो CNS एनालाइज करेगा। अब एनालाइज कर लिया CNS ने, तो फिर ठीक है, थोड़ा और बढ़ाइए, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ाए, थोड़ा और बढ़ेगा। जब और बढ़ा तो वापस सिग्नल भेजा इसको, तो CNS ने कहा कि इस बार थोड़ी परेशानी है, तो CNS ने वापस सिग्नल भेजा किसको, CNS वापस सिग्नल भेजता किसको, कलर दूसरा लेते हैं यार, CNS वापस सिग्नल भेजा किसको, मूत्राशय को, मूत्राशय को, ठीक है। जो आपका मूत्राशय है उसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर लगे हुए हैं, जैसे जैसे उनमें खिंचाव होगा, खिंचाव होगा, स्ट्रेच होंगे वो, तो क्या होंगे, वो सिग्नल भेजेंगे किसको, CNS को। CNS फिर किसको सिग्नल भेजता है, मूत्राशय को सिग्नल भेजता है कि भैया अब टंकी भर चुकी है, ठीक है, अब टंकी भर चुकी है, ब्लैडर जो भर चुका, मूत्राशय जो भर चुका है, तो क्या करो आप, ये वाला गेट जो है उसको खोल दिया जाए। खोलने का मतलब क्या है, इसको रिलैक्स कर दिया जाए। ये जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये अनैच्छिक होता है, हमारी आपकी इच्छा में नहीं है। जैसे ही ये पूरा का पूरा मूत्राशय भर जाएगा तो क्या होगा, ये वाला गेट जो है वो खुल जाएगा, ये वाला गेट जो है वो खुल जाएगा। ठीक बात है, ये वाला गेट खुल जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि भैया ये वाला इंटरनल वाला अंदर वाला गेट जो है वो अनैच्छिक है, बाहर वाला तो ऐच्छिक है ना, बाहर वाला जो है वो तो ऐच्छिक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो उसको खोलेंगे ही नहीं, ठीक है, बाहर वाले को खोलेंगे ही नहीं। भाई ऐच्छिक तो है, मान ली बात, मान ली आपकी बात कि वो ऐच्छिक है,
लेकिन इतना भी ऐच्छिक नहीं है कि अगर अंदर से ये पूरा खुल जाएगा, ठीक है, ये जो आपका ब्लेडर है इसमें पूरा मूत्र भरा हुआ है, ठीक है, और यहां पर अंदर वाला गेट अगर खुल गया ना तो ज्यादा देर तक आप बाहर वाले गेट को नहीं बंद रख सकते, ये भी आपको फिर खोलना ही पड़ेगा और आपको अंत में मूत्रण जो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपने एक चीज नोटिस भी की होगी कि आप कई बार ऐसी कंडीशन में होते हो कि आपको ऐसा बहुत ही तेज जो है मूत्रण की इच्छा होती है और इतना मतलब अंडर प्रेशर होता है, बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, और फिर आपका दिमाग जो वो डाइवर्ट हो जाता है किसी भी बात को लेके, कोई आपको कुछ बात बोल दिया आपको और आप किसी से बात करने लगे, आपका दिमाग जो बिल्कुल डाइवर्ट हो गया और आपको भूल जाते हो उसके बाद में, फिर आपको वो फील ही नहीं होती कि हाँ हमें मुझे मूत्रण की इच्छा भी हो रही थी, मुझे प्रेशर भी था, ठीक है, आपको फिर फील ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका दिमाग जो वो डाइवर्ट हो गया वहां से, ठीक है। तो सीएनएस सोचता है कि फिर सीएनएस क्या सोचता है कि यार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ये, एक बार इसको करने देते हैं, उसके बाद में मैसेज भेजते हैं। जबकि स्ट्रेस रिसेप्टर ने इसको मैसेज भेजा था लेकिन उसने सोचा कि हाँ लड़का थोड़ा सा बिजी है, बाद में भेजते हैं। इस प्रकार का हुआ होगा, ठीक है। लेकिन वो अगर सच में ये पूरा भर जाएगा फिर तो ये अंदर वाला गेट खोल ही देता है, फिर आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको समझाया ना बस यही है मूत्रण, यही है मूत्रण, बस इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। जब मूत्राशय, जो मैंने बोला अभी बस वही लिख रहा हूं ना, जब मूत्राशय भर जाएगा, नॉर्मल भाषा में लिख रहा हूं ना, आपको समझ में आ जाएगा, भर जाएगा ऐसे लिखते हैं, जब मूत्राशय मूत्र से भर जाएगा तब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट और सीएनएस को सिग्नल भेजेंगे, ठीक है। सीएनएस को सिग्नल भेज दिया। सीएनएस को सिग्नल भेजने के बाद में क्या होगा? सीएनएस को सिग्नल भेजने के बाद में क्या होगा? सीएनएस फिर सीएनएस मूत्राशय को सिग्नल भेजेगा और मूत्राशय की मसल्स की पेशियों में, हिंदी में लिखते हैं ना, मूत्राशय की पेशियों में संकुचन करवाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? सीएनएस ने मैसेज भेजा तो क्या होगा? आपके जो मूत्राशय इसकी जो पेशियां हैं इनमें क्या होगा? संकुचन होगा। जब संकुचन होगा तो आपको फील होगा कि आपको मूत्रण के लिए जाना है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करवाएगा? संकुचन करवाएगा। जैसे संकुचन हो जाएंगे उसके बाद में क्या होगा? संकुचन करवा दिए उसके बाद में क्या होगा? सीएनएस से सिग्नल आएगा और स्फिंक्टर का शिथिलन हो जाएगा। शिथिलन मतलब रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख दी सारी बातें। जब मूत्र से भर जाएगा तो क्या होगा? जो स्ट्रेस रिसेप्टर वो एक्टिवेट हो जाएंगे और सीएनएस को सिग्नल भेजेंगे। फिर सीएनएस जो मूत्राशय को सिग्नल भेजता है और मूत्राशय की जो पेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनमें क्या होगा? संकुचन होगा, ठीक है। उनमें क्या होगा? संकुचन करवाएगा। संकुचन होने के बाद में भी अगर आपको इच्छा हो गई, ठीक है, आपको इच्छा होती है मूत्रण के लिए जाना है, ठीक है, आपको कुछ टाइम मिलता है, ठीक है, उसके बाद में भी अगर आपने इसको सीरियस नहीं लिया और ये लगातार जब मूत्राशय बढ़ता जा रहा है, टाइम आएगा ये पूरा भर गया, तो फिर ये
हाई मैसेज भेजेगा किसको, सीएनएस को। सीएनएस क्या कहेगा कि भैया ठीक है, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, खोल दो आप तो दरवाजे, ठीक है। तो क्या करेगा, फिर सीएनएस जो है वापस सिग्नल आएगा सीएनएस का, और स्फिंक्टर का शिथिलन, ये आपको ध्यान में रखना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाता, संकुचन नहीं करवाता है। संकुचन किस में होता है, संकुचन इनकी मूत्राशय की पेशियों में होता है। और इनकी बात करूं स्फिंक्टर के अंदर, स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, संकुचित नहीं होते। संकुचित तो हमेशा ये रहते ही हैं, जब बंद रहते हैं तो ये संकुचित अवस्था में रहते हैं, और ये जब खुलते हैं तो शिथिलन अवस्था में, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो इनको क्या कर देता है, शिथिलन कर देता है, स्फिंक्टर का शिथिलन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे स्फिंक्टर, और जैसे ही रिलैक्स होंगे तो मूत्र जो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, मूत्रण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मूत्रण कहते हैं। और इसमें जो ये तंत्रिका क्रिया विधि चल रही है, ठीक है, इसकी जो तंत्रिका क्रिया विधि है, सीएनएस के पास मैसेज आ रहा है, सीएनएस से वापस मैसेज आ रहा है, इस तंत्रिका क्रिया विधि को क्या कहते हैं, मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं यहां लिख देता हूं, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इसलिए लिखनी पड़ेगी। इस प्रक्रिया में तंत्रिका क्रियाविधि को मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं, ठीक है। चलो यहां पर अपना मूत्रण कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे थोड़ी सी मूत्र के बारे में बात करेंगे। मूत्रण हो गया, मूत्र बाहर निकल गया। अब मूत्र को हमने देखा, इतने दिन बनाया हमने, मूत्र को बाहर निकाला, अब मूत्र को देख रहे हैं। मूत्र को देखा और देखा हमने कि मूत्र कैसा है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हालचाल लेते हैं मूत्र के बारे में, है ना। चलो जी, तो मूत्र जो है एक दिन में कितना निकलता है, पहले मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, 1 से 1.5 लीटर निकलता है। एक दिन में कितना निकलता है, 1 से 1.5 लीटर निकलता है। मतलब 1 से 1.5 लीटर निकलने का मतलब क्या है, 180 लीटर जो आपका फिल्ट्रेट बना था ना, उसका 99% क्या हो गया, पुनः अवशोषित हो गया। वो वापस क्या हो गया, पुनः अवशोषित हो गया। तो 1 से 1.5 लीटर जो है आपका बनता है एक दिन में, मूत्र जो अपन निकालते हैं बाहर, ठीक है। एक दिन में कितना निकालते हैं, 1 से 1.5 लीटर जो है मूत्र जो है उसका उत्सर्जन अपन करते हैं। मूत्र के अंदर यूरिया कितना निकालते हैं एक दिन में, तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, 25 से 30 ग्राम, ठीक है। 25 से 30 ग्राम है, मिलीग्राम नहीं है, ठीक है। तो 25 से 30 ग्राम अपन यूरिया निकालते हैं एक दिन में। समझ में आई बात। आपको यहां पर दे रखा है एमजी दे देगा, 25 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन नहीं, 25 से 30 ग्राम निकालते हैं एक दिन में, ठीक है। चलो पीएच कितनी होती है आपकी मूत्र की, तो वो 6.0 मतलब 6 पीएच होती है इसके ना। तो आपको ध्यान में रखनी है पीएच इसकी। 6 का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी अम्लीय है, ठीक है। 7 पर तो न्यूट्रल होता है, पीएच 7 पे न्यूट्रल होती है। तो 6 मतलब थोड़ा सा जो मूत्र है वो कैसा था, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। विशेष गंध भी होती है मूत्र के अंदर, ये बात तो को पता ही है भाई। अरे मूत्र गंधहीन होता है क्या, मूत्र गंधहीन नहीं होता। अगर किसी को लगता है मूत्र गंधहीन होता है तो अपने कपड़ों में कर दो एक दिन, ठीक है। फिर देखो उनमें कुछ आती है या नहीं आती, स्मेल आती है या नहीं आती। तो मूत्र गंधहीन होता है, ठीक बात है। चलो हल्का पीला रंग होता है मूत्र का, मूत्र का रंग हल्का पीला रंग होता है, बिल्कुल होता है। किसकी वजह से होता है, एनसीईआरटी में बात नहीं लिख रही है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, हल्का पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। और ये यूरोक्रोम क्या है, जो आपके बाइल पिगमेंट है ना, जो लीवर निकालता है, लीवर जो बाइल पिगमेंट निकालता है, उन्हीं का ही ये एक भाई है, ठीक है, भाई बंधु है, उन्हीं से निकला हुआ है ये यूरोक्रोम। उसी की वजह से, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अपन को, यूरोक्रोम की वजह से इनका हल्का पीला रंग होता है। बस मूत्र का रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। अब आपको 2 कंडीशन दिखाता हूं मैं आपको। एक कंडीशन है ग्लाइकोसूरिया, एक ग्लाइकोसूरिया, एक कीटोन्यूरिया। भाई मुझे एक बात बताओ, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है। अगर मूत्र के अंदर ग्लूकोज निकल रहा है, ठीक है, कोई इंसान मूत्र कर रहा है और उस मूत्र के अंदर क्या आ रहा है, ग्लूकोज की मात्रा आ रही है, तो उसके कौन सी कंडीशन है, ग्लाइकोसूरिया है। उस कंडीशन क्या कहेंगे अपन, ग्लाइकोसूरिया। अरे कोई इंसान मूत्रण कर रहा है और उसके मूत्र के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा जा रही है, मतलब उस इंसान की कंडीशन कौन सी है, ग्लाइकोसूरिया। चलो कीटोन यूरिया क्या होता है, अगर कोई इंसान मूत्रण कर रहा है और उसके मूत्र में कीटोन काय या फिर कीटोन बॉडीज, इंग्लिश में कीटोन बॉडीज, हिंदी में कीटोन काय अगर आ रहे हैं तो कंडीशन क्या कहेंगे अपन, कीटोन यूरिया कहेंगे। और ये दोनों जो लक्षण है ग्लाइकोसूरिया और कीटोन यूरिया, किसके लक्षण है ये मधुमेह के लक्षण हैं। और मधुमेह कौन सा, डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण हैं। डायबिटीज मेलाइटिस के दोनों लक्षण होते हैं। वापस डायबिटीज मेलाइटिस को अपन लास्ट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी इसको इतना ही समझेंगे।
वापस समझो, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति। अगर मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति आ रही है तो उस कंडीशन को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। और अगर मूत्र में कीटोन काय या फिर कीटोन बॉडीज की उपस्थिति हो रही है तो उसको कहेंगे कीटोन यूरिया। और ये दोनों लक्षण होते हैं किसके? डायबिटीज और मेलाइटिस के लक्षण है। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका भी देख लेते हैं। भाई किडनी की भूमिका क्या है वो तो अपन को पता लगी गई, ठीक है, मूत्र सारा किडनी बनाती है। अब बात करेंगे कुछ अन्य अंग भी हैं जो क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में जब करी थी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि CO2 को भी अपन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन जो पदार्थ हैं उनको तो करते ही करते हैं। तो ये बातें मैंने आपको बताई थी। जल का भी उत्सर्जन अपन करते हैं, ठीक है। अगर आपने ये देखा है फर्स्ट लेक्चर से ये जो वीडियो देख रहे हो आप तो आपको पता भी होगा। चलो तो उन्हीं की अपन करेंगे ना। तो सभी बात करते हैं लंग्स की, ठीक है। लंग्स हिंदी में क्या कहते हैं? फुफ्फुस, फुफ्फुस, ठीक है। हाँ, पहले मेरे को नहीं पता था कि फुफ्फुस लंग्स को कहते हैं, ठीक है। इस पर भी एक कुछ हुआ था मेरे साथ, ठीक है। मेरे को टीचर ने पूछा, ठीक है, मैं प्योर इंग्लिश मीडियम से, ठीक है, तो मैं मतलब आपको मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं आपको पता भी लग रहा होगा कि मैं इंग्लिश मीडियम से, प्योर इंग्लिश मीडियम से ना, तो ये मेरे को हिंदी वाले वर्ड्स तो मेरे लिए थोड़े से अटपटे होते हैं, बहुत सीखने पड़ते हैं मेरे को। हाँ, तो मेरे को टीचर ने पूछ लिया क्लास में, ठीक है, मैं हूँ इंग्लिश मीडियम से लेकिन कॉलेज में मेरे को टीचर ने पूछ लिया कि चल तो एक बात बता, फुफ्फुस क्या होता है? अब मैंने पहली बार सुना वो वर्ड, ठीक है, इतने दिन से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले लंग्स ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने पहली बार सुना। और हिंदी में सुनते हैं तो फेफड़े सुनते हैं ना, फुफ्फुस क्यों सुनते हैं ना, क्योंकि फुफ्फुस तो विज्ञान का शब्द आ गया। तो मेरे को पूछ लिया कि फुफ्फुस क्या होता है। मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी, क्योंकि क्लास में हिंदी मीडियम के लेवल थे बच्चे, ठीक है, तो कॉलेज की बात होता रहो ना। तो फुफ्फुस क्या होता है? अब मुझे नहीं पता फुफ्फुस क्या होता है। मेरे को सुन रहा है फुसफुस क्या होता है, फुसफुस क्या होता है, मेरे को ही सुन रहा है। वो बोल रहा है फुफ्फुस क्या हो रहा है, क्या होता है, मेरे को सुन रहा है फुफ्फुस, फुसफुस क्या होता है। मैं फुसफुस तो उसको बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, जो अस्थमा वाले लेते हैं ना फुसफुस, ब्रोंकोडाइलेटर, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं क्या होता है। और मेरे पास में जो लड़का बैठा, ठीक है, वो भी इंग्लिश मीडियम से, उसको ही नहीं पता। पूछे तो पूछे किसको? वो बोल रहा है कि तू ये बता दे, ये क्वेश्चन मेरे को बता दे। मैं तेरे को कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा फिर। अब पता ही नहीं मुझे, उसको भी पता है, टीचर को भी ये बात पता थी, उनको भी ये पता थी, टीचर को भी ये बात पता थी कि इसको नहीं पता क्योंकि इंग्लिश मीडियम से, तो इसीलिए पूछा। बाकी तो क्या ही मतलब है ना कि इसको फुफ्फुस क्या होता है। अब मुझे नहीं पता तो फिर बैठा दिया मेरे को। बाद में मेरे को पता चला कि लंग्स को फुफ्फुस बोलते हैं, ठीक है। और अब तो पता है ही मेरे को, क्योंकि अब तो हिंदी मीडियम का पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मुझे पता लग गया है, ठीक है। पिछले साल वन शॉट करवाए थे तो भी मतलब तब थोड़ी दिक्कत होती थी हिंदी मीडियम की, अब तो थोड़ी कम हो गई, ठीक है। अब तो समझ में आने लगी हिंदी भी। चलो, तो लंग्स को हिंदी में फुफ्फुस, आपको तो पता ही होगा, आप तो हिंदी में सारे है ना, मेरे को नहीं पता था। तो जो आपके लंग्स हैं वो उत्सर्जन किस प्रकार से करते हैं? तो वो 200 ml CO2 निकालते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में 200 ml CO2 को बाहर निकालते हैं। तो CO2 भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, इसको भी बाहर निकाल रहे हैं, ठीक बात है। और जल का कुछ मात्रा में जल का निष्कासन भी करते हैं। जब आप सांस छोड़ते हो तो उसमें कुछ जो है नमी भी बाहर निकलती है, तो उसके साथ में वो जल भी बाहर निकल रहा है। चलो, इतनी बातों पर को ध्यान में रखनी है। लीवर, यकृत जो है वो भी सहायता करता है किसमें? उत्सर्जन में। किस प्रकार से करता है वो देख लो। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पहले भी अपन बात कर चुके हैं पाचन वाले चैप्टर में। चलो, ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉइड, हार्मोन, विटामिन, औषध मतलब दवाइयां फिर ड्रग्स है ना, आदि को मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो है मल के साथ में बाहर निकालते हैं। मैंने आपको बताया था बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो ये बाइल पिगमेंट है ना, ये क्या बाइल है? बाइल है तो है पित्त, जिसको हिंदी में पित्त कहते हैं। तो पित्त जो है वो आपके मल, जो अपन पाचन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपन तो ना, तो पाचन वाले चैप्टर में अपन पढ़ा था, जो मल है उसके साथ में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन पिगमेंट निकल जाते हैं, दूसरे के साथ में सारे निकलते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी लीवर जो बाहर निकाल देता है मल के साथ में। स्टेरॉइड हार्मोन, निम्नलिखित जो स्टेरॉइड हार्मोन है, विटामिन है, औषध है, इनको भी बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इनका भी उत्सर्जन होता है लीवर द्वारा। अब बात करें त्वचा। भैया त्वचा किसका निष्कासन करती है? त्वचा कब से निष्कासन करने लगी? अरे पसीना आता है या नहीं आता? आता है ना, तो उसमें निष्कासन हो रहा है। देखो, त्वचा के पास में 2 ग्रंथियां हैं, एक है श्वेत ग्रंथियां और दूसरी तेल ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां हिंदी में स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, और तेल ग्रंथियां इंग्लिश में सीबेशियस ग्लैंड या फिर ऑयल ग्लैंड। अब ये जो आपकी श्वेती ग्रंथियां हैं, श्वेत ग्रंथियां जो हैं, ये क्या निकालती है? पसीना निकालती है। शरीर पर पसीना आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। पसीना आता क्यों है? इसलिए आता है कि अगर बाहर गर्मी पड़ रही है तो अपनी पसीना आएगा, और पसीना आने के बाद में क्या होगा? पसीना आएगा तो अपनी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर तो अपनी बॉडी का डाउन आ जाएगा, है ना।
अपनी बॉडी ये चाहती है, अपने शरीर ये चाहता है कि अपना टेम्परेचर जो वो एक मेंटेन रहे, बाहर चाहे गर्मी पड़े चाहे सर्दी पड़े, अपनी बॉडी एक फिक्स टेम्परेचर अपने शरीर का जो है वो रखना चाहती है। बाहर सर्दी पड़ेगी तो क्या होगा, अपना शरीर जो है उसमें क्या होगी, ठिठुरन होगी, कंपकपाएंगे अपन तो क्या होगा, कंपकपी होगी तो क्या होगा, वो एक तरह की एक्सरसाइज है, गर्मी पैदा होगी शरीर में, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। बाहर अगर गर्मी पड़ रही है तो पसीना आएगा, तो पसीना आएगा तो शरीर में ठंडक होगी, टेम्परेचर नॉर्मल होगा। तो पसीना आता तो इसलिए कि शरीर को ठंडा करने के लिए ना, टेम्परेचर को कम करने के लिए। लेकिन जब पसीना निकलता है तो उस पसीने में क्या क्या होता है, उस पसीने में होता है जल, ये तो आपको पता ही है। और चाहे आपने किया हो या ना किया हो, लेकिन पसीना जब आता है ना कभी आपके मुंह में गया है, ठीक है, कभी ना कभी तो आपके मुंह में गया, मतलब आपने टेस्ट कर रखा है पसीने को, है ना। तो टेस्ट कर किया होगा, सबने किया है टेस्ट, अब जानबूझ के नहीं किया कि पसीना आ रहा मैं इसको टेस्ट कर, ऐसा नहीं, अनइंटेंशनली, मतलब अब मतलब आपने चाहते नहीं हो लेकिन फिर भी वो आपने टेस्ट कर रखा है। किस नमकीन सा होता है ना, तो वो नमकीन क्यों होता है, उसमें नमक की मात्रा होती है, जिसको इंग्लिश वाले एनसीईआरटी में NaCl लिखता है, तो कंफ्यूज मत होना, नमक NaCl ही होता है ना, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, नमक लिखा जाए NaCl लिखा जाए, एक ही बात है। तो NaCl की मात्रा होती है, यूरिया होता है उसके अंदर, जल होता है और लैक्टिक एसिड होता है, यह बात है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पसीने के अंदर क्या क्या होता है, जल होता है, लैक्टिक एसिड होता है, NaCl होता है और यूरिया होता है, ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो पसीने के साथ में निकल रही हैं, इसलिए त्वचा भी जो है वो उत्सर्जन में मदद कर रही है। चलो अब बात करते हैं तेल ग्रंथियों की। तेल ग्रंथियां आपने देखी होंगी नाक के आसपास, यहाँ माथे में, ठीक है, यहां पर आपको देखा ऑयल, किसी की स्किन जो वो ऑयली होती है, बहुत ज्यादा ऑयली होती है, तो आपने देखा होगा उनकी जो है ऑयल जो है यहां पर लगा ही हुआ होता है, तो आपकी त्वचा उनकी, उनसे तेल जो है आपको यहां पर दिखेगा। हाँ, तो वो क्या, वो जो है तेल ग्रंथियों की वजह से निकल रहा है, ठीक है। सीबेसियस ग्लैंड इनको इंग्लिश में, या फिर ऑयल ग्लैंड, तो यहां पर क्या निकलता है, सीबम निकलता है। क्या निकलता है, सीबम। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो है यहां पर ऑयल जो है, अब तेल सा यहां पर लग जाता है, और उसके अलावा आपने एक चीज देखी होगी, तो ब्लैक हेड्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो व्हाइट सा सीबम, ठीक है, उसको सीबम कहते हैं, जो व्हाइट सा यहां पर नाक के आसपास है ना, माथे में ऐसे ना, जो व्हाइट से निकलता है वो क्या, मोम, ठीक है, उसको सीबम कहते हैं। और उसमें क्या क्या होता है, मोम होता है, जिसको इंग्लिश में वैक्स कहते हैं, स्टेरोल होते हैं। अभी स्टेरोल, वैक्स, हाइड्रोकार्बन, बस आपको ये नाम एज इट इज आपको याद में रखने हैं, बस इसमें आपको ज्यादा नहीं घुसना। वैक्स निकलता है, सीबम में क्या क्या होता है, वैक्स होता है, स्टेरोल होता है और हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इनका उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए क्या है, ये भी उत्सर्जी आपकी उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है। तो त्वचा से उत्सर्जन होता है आपका लीवर से और लंग्स से, ठीक है। और आपके जो सलाइवा है, जो आपका लार है ना, उससे भी क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। भैया उससे कैसे उत्सर्जन हो रहा है, वो भी देख लो। कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन लार सलाइवा द्वारा भी होता है, तो जो आपका सलाइवा है उसमें भी कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो भी निकल जाते हैं, इसलिए ये भी आपको याद में रखना है, क्योंकि सारी चीजें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। चलो फिर अपन लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है अपना वृक्क विकृतियां। वृक्क विकृतियां मतलब ये विकार हैं सारे, किसके, किडनी के विकार है, ठीक है। चलो इसमें पहले बात करेंगे, पहला है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, गुच्छ शोथ कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, गुच्छ शोथ, इंग्लिश में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस वर्ड आ रहा है, मैंने आपको शायद पहले ही बताया होगा, आइटिस वर्ड जहां पर भी आता है मतलब क्या है, ये शोथ है। क्या है, शोथ, शोथ को इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लामेशन है। क्या है, इन्फ्लामेशन। चलो तो वृक्क के गुच्छ का शोथ है ये, ठीक है, वृक्क के अंदर जो गुच्छ है, ठीक है, गुच्छ क्या होता है, ग्लोमेरुलस बताया था यार, है ना, अभी पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अभी पूछ रहे हो। ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, शोथ हो जाएगा, तो उसको निश्चित कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, या फिर गुच्छ शोथ कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली दिक्कत कौन सी है, रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई क्या होती है वो समझो भाई। रीनल कैलकुलाई आपने एक शब्द सुना होगा कि भाई पत्थरी पड़ गई, ठीक है, पत्थरी पड़ गई। पत्थरी क्या है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं रीनल कैलकुलाई। किडनी में पत्थरी, किडनी के अंदर स्टोन, ये वर्ड आपने सुने होंगे, ठीक है, तो उसी को अपने साइंस में रीनल कैलकुलाई कहते हैं, ठीक है। तो वृक्क में बनी पत्थरी या अघुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड जैसे ऑक्सीलेट्स। अब मैं आपको एक चीज समझाऊं, आपके भी दिमाग में एक चीज आई होगी, मुझे नहीं पता आपके आई है नहीं आई, जब मैंने मतलब मैं 8वीं 9वीं में होऊंगा तब मेरा ये तो सुनते हैं ना कि हाँ उसके किडनी में पत्थरी है ना, ये वाली सब तो अपन सुनते हैं आसपास, है ना। तो मैं 8वीं 9वीं में होऊंगा शायद, उसके अंदर पता लग गया था मेरे को। तो उस टाइम में मुझे लगता था कि यार ये पत्थर आता कैसे है, लोग पत्थर खा लेते हैं क्या, ये उनकी किडनी में पत्थर पहुंचा कैसे, भाई पत्थरी कैसे पड़ी उनमें, ठीक है, पत्थर खाया क्या उन्होंने, वहां पर पहुंचा कैसे। लेकिन बाद में मैं पढ़ा तो मेरे दिमाग थोड़ा डेवलप हुआ, तब मैं थोड़ा ऐसे ही था ना, हाँ थोड़ा फिर मेरा दिमाग डेवलप हुआ तो मुझे पता लगा कि ये पत्थरी जो है, ये कोई अपने जो बाहर पत्थर पड़े होते हैं इस प्रकार की पत्थरी नहीं है, ठीक है। ये पत्थरी जो है इसको नाम दे दिया जाता है, बाकी ये क्या है,
ऑक्सीलेट्स हैं जो आपके जो अघुलनशील जो आपके सोल्ट्स हैं, ठीक है, उन वो एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होने के कारण जो एक सॉलिड रूप ले लेते हैं, ठीक है, वो घुलते हैं नहीं, अघुलनशील हैं और वो एक सॉलिड रूप ले लेते हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ये क्या वृक्क में बनी पथरी, पथरी कोई बाहर से जैसे अपने पत्थर पड़े होते हैं वो पथरी नहीं है, ठीक है। जब मुझे दिक्कत थी, आपको बता रहा हूँ, दिक्कत मुझे वैसे नहीं थी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले जब मैं 8वीं 9वीं में था तब, ठीक है, अब तो मुझे पता है, ठीक है। हाँ, तो वृक्क में बनी पथरी या अघुलनशील, अघुलनशील मतलब अगर घुलनशील होते, अगर भैया घुलनशील होते तो घुल के आ जाते ना मूत्र में, लेकिन अघुलनशील है, अघुलनशील है, ठीक है, मतलब घुलेंगे तो है नहीं, ठीक है। अघुलनशील क्रिस्टलित, क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल के रूप में है ना, क्रिस्टलित लवण है, ठीक है, क्रिस्टल के रूप में क्या हो गए, ये सोल्ट है, नमक ही था, ठीक है, सोल्ट ही था। सोल्ट जो है वो क्या हो गया, सॉलिड रूप ले लिया उसने, अघुलनशील था तो वो क्या हो गया, सॉलिड रूप ले लिया उसने, ठोस बन गया वो। जब वो ठोस बन गया तो पत्थर जैसी संरचना हो गई उसकी, उसके पिंड बन गए, ठीक है। तो उससे क्या होगी, दिक्कत होगी, उसको कहता है रीनल कैल्कुलाई। इसके जैसे ऑक्सीलेट्स बोला है, इनसाइड ने बोला जैसे ऑक्सीलेट्स। चलो, रीनल कैल्कुलाई समझ आएगी, पथरी होगी। तीसरा तक जो है विकार है जो है वो क्या है, वृक्क की क्रियाहीनता, वृक्क की क्रियाहीनता। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा अपने हार्ट फेलियर, क्या पढ़ा अपने हार्ट फेलियर, वैसे ही अपने यहां पर पढ़ेंगे रीनल फेलियर। क्या पढ़ेंगे, एक्यूट रीनल फेलियर या फिर किडनी फेलियर बोल सकते हो उसको। यहां पर किडनी फेल हो जाएगी भाई, ठीक है, किडनी फेल हो जाएगी। कैसे फेल हो जाएगी वो देखो यहां से, किडनी कार्य करना बंद कर देती है, इसमें किडनी कार्य करना ही बंद कर देगी। जब किडनी कार्य करना बंद कर देगी तो अपने पास में ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट अपने पास में यही बचता है कि क्या करो, किडनी का ट्रांसप्लांट कर दो भाई, किडनी का ट्रांसप्लांट कर लो। और अपन ने एक चीज पढ़ी है मानव स्वास्थ्य तथा रोग के अंदर कि ट्रांसप्लांट करना इतना ईजी नहीं है कि आज मेरे मन में आई कि मैं किसी की ट्रांसप्लांट कर दूं किडनी और कर दूं, मेरे मन में मैंने कर दिया, ऐसा नहीं होता। अगर किसी पेशेंट को किडनी की जरूरत है, उसको ट्रांसप्लांट करना है, करना ही पड़ेगा। अगर ये ऐसी दिक्कत आ गई, एक्यूट रीनल फेलियर हो गया उसके अंदर, तो करना ही पड़ेगी, यही ऑप्शन अपने पास में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा कि अपन क्या करें, एक ऐसा दाता ढूंढें, एक ऐसा दाता खोजें जो उसका क्या हो, क्लोज रिलेटिव हो, बहुत ही क्लोज रिश्तेदार हो। रिश्तेदार कौन हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसकी बहन हो सकती है, उसका बेटा हो सकता है, उसकी बेटी हो सकती है, क्या वाइफ हो सकती है उसकी, नहीं, वाइफ क्लोज रिश्तेदार नहीं है, वाइफ क्लोज रिश्तेदार नहीं है। भैया कैसे नहीं है, वाइफ तो बहुत क्लोज रिश्तेदार होती है, नहीं जी, क्योंकि वाइफ दूसरे परिवार की है। यहां पर अपन क्या बात कर रहे हैं, जो उसी के परिवार के जो मेंबर होंगे ना, ठीक है, जिनमें सेम जीन्स घूम रहे हैं, जिनमें सेम रक्त घूम रहा है ना, अपन उनकी बात कर रहे हैं। वाइफ दूसरे घर से ही है, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे अपन। तो वाइफ नहीं दे सकती, तो वाइफ सेफ है, लड़कियां सेफ हो गई, लेकिन किसी की बेटी तो है ना। चलो वापस आ जाओ। तो अगर किसी को किडनी की जरूरत है तो कौन कौन दे सकता है उसको, क्लोज रिलेटिव, उसके भाई दे सकते हैं, उसके पापा दे सकते हैं, उसकी मम्मी दे सकती है, उसके बेटे दे सकते हैं, उसके बेटियां दे सकती हैं, यही दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या क्लोज रिलेटिव है। चलो भैया इससे क्या होगा, ऐसे अपन क्यों ढूंढ रहे हैं, क्लोज रिलेटिव ही क्यों ढूंढ रहे हैं। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, तो मैंने आपको डिटेल में वहां बताया था। क्लोज रिलेटिव अपन इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि अपने अंदर होता है एक प्रतिरक्षा तंत्र। क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जिसको अपन कोरोना टाइम में बहुत सुना है अपन ने, इम्यून सिस्टम, कि भाई मेरा इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी इम्यूनिटी तो बहुत ज्यादा है। तो वही इम्यूनिटी के कारण यहां पर अपन ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रही। भैया ऐसा क्या करती है इम्यूनिटी, यार इम्यूनिटी जो है अपना शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है, वो ये करता है शरीर के अंदर अगर कोई बाहर की चीज आएगी, शरीर के अंदर कोई बाहर की चीज आएगी तो उसको लगेगा ये तो मुझे मारने आ गया, ये तो कोई आतंकवादी है। तो उसको जैसे ये लगेगा प्रतिरक्षा तंत्र को, तो वो क्या करेगी, उसको मारना स्टार्ट कर देगी, उसको खत्म करने की कोशिश करेगी। तो अगर आप किसी एरे गेरे की, किसी भी अननोन इंसान की किडनी उठा के किसी दूसरे इंसान में लगा दोगे तो क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा, उस किडनी को जो है वो खत्म करने की कोशिश करेगा और उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, उस ग्राफ्ट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, उस किडनी को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि क्लोज रिलेटिव अगर है, क्लोज रिलेटिव है, अगर आपस में बहुत बढ़िया संबंधी है, मतलब क्लोज रिलेटिव घर परिवार के मेंबर है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें से किडनी निकालेंगे। तो चांसेस ये है कि उन दोनों की टिश्यू जो है, जो किडनी, दोनों की जो किडनी है उनके टिश्यू जो आपस में क्या हो, मैच खा जाएं, ठीक है। एकदम से मैच नहीं हो सकती पूरी तरह, लेकिन मैच होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है भाई। किसी एक इंसान है, उसकी किडनी के जो टिश्यू है वो उसी के परिवार के मेंबर के साथ ही मैच हो सकते हैं ना, किसी दूसरे के साथ में मैच नहीं हो सकते। तो इसलिए अपन क्लोज रिलेटिव ले रहे हैं। और इसमें भी अपन ये चेक करते हैं कि भाई कोई भी बोल देगी, उसका बेटा बोल दे कि भाई मैं दूंगा किडनी, ठीक है, मैं दूंगा किडनी, लेकिन अपन उसमें किडनी ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते। पर क्या करेंगे, पहले टिश्यू को मैच करवाएंगे कि भैया इसके टिश्यू, इसके बेटे के और इस आदमी के टिश्यू जो आपस में मैच तो कर रहे हैं क्या, अगर मैच कर रहे हैं तभी अपन दे सकते हैं, ठीक है। फिर बेटी बोले,
अगर बेटा के टिश्यू मैच नहीं किए तो बेटी बोले मैं दे दूंगी भाई, ठीक है, तो बेटी के टिश्यू मैच कराए, बेटी के टिश्यू मैच कर गए, तो मैंने क्या, हाँ भाई तू दे सकती है, तू दे सकती है। तो हमने बेटी की किडनी निकाली, ऐसे ही निकाल तो लिए अपन ने, लेकिन उससे पहले अपन को ब्लड भी मैच कराना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप भी अगर मैच कराना पड़ेगा। अगर ब्लड ग्रुप भी मैच कर गया फिर अपन उसमें किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया ये किडनी ट्रांसप्लांट कर दी तो काम हो गया, हमेशा का ट्रीटमेंट हो गया, नहीं। प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको अपन को शांत करके रखना पड़ेगा, उसको ऐसी दवाइयां देनी पड़ेंगी, उसको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देने पड़ेंगे। ये चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं वहां पर मानव स्वास्थ्य रोग में, इसलिए मैं आपको बस सिर्फ बता रहा हूं, है ना। तो अपन को उनको देनी पड़ेगी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ऐसी दवाइयां देनी पड़ेंगी जिससे अपना जो इम्यून सिस्टम है उस इंसान का वो क्या रहे, शांत रहे, ज्यादा एक्टिवेट ना हो जाए। अगर वो ज्यादा एक्टिव हो गया तो चाहे भले ही वो बेटी की किडनी क्यों ना हो, कितने ही अपन ने टिश्यू मैच कराए हों, उसको पता लग जाएगा ये तो कोई बाहर का सामान है, ये तो कोई बाहर का अंग है, मुझे मारने आ गया, और वो क्या कर देगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, उस ग्राफ को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इस इंसान को इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट अपन को देने पड़ेंगे, पूरी जिंदगी भर उसको लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलो यहां पर जो है अपनी किडनी वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाता है, किडनी कार्य करना बंद कर देती है। इस स्थिति में वृक्क प्रत्यारोपण मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही उपाय है, ठीक है। निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का अपन उपयोग किया जाता है, मतलब निकट संबंधी मतलब जो उसके क्लोज रिलेटिव है, उन्हीं का अपन क्या करेंगे, जो फंक्शनल किडनी है उसी को अपन लेंगे, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसे अस्वीकार ना करे। ये अपन इसलिए करते हैं कि जो प्राप्त करता है, जो लेने वाला है, जो किडनी लेने वाला है, उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको उस किडनी को अस्वीकार ना करे, इसलिए अपन क्या करते हैं, क्लोज रिलेटिव जो है उसी को चूज करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन से पहले टिश्यू और ब्लड ग्रुप को मैच कराया जाता है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। चलो फिर लास्ट अपना यूरेमिया, लास्ट जो विकार बचता है वो क्या है, यूरेमिया। यूरेमिया क्या है, ये आपको ध्यान में रखना, अपन ग्लाइकोसूरिया पढ़ रहा है अपन ने, उसमें क्या होता है कि अगर यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा आ रही है, कीटोन बॉडी अपन ने कीटोन यूरिया पढ़ा अपन ने, उसके अंदर कीटोन काय अगर मूत्र के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ये यूरेमिया, इसका मतलब ये मत समझना कि अगर मूत्र में यूरिया आ रहा है, नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। मूत्र के अंदर यूरिया तो आता ही है यार, है ना। अगर रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, रक्त में, ब्लड के अंदर, ध्यान से सुन लो भाई वापस, यूरेमिया क्या होता है, अगर रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ने लग जाए उस कंडीशन को कहते हैं यूरेमिया। और मैं आपको पूछूं एक बात कि रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा कैसे बढ़ सकती है, यूरिया की मात्रा कैसे बढ़ सकती है, यूरिया की मात्रा तभी बढ़ सकती है जब किडनी अपना काम ढंग से ना करे। अगर किडनी अपना काम ढंग से नहीं करेगी तो क्या होगा, रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, यूरिया जो है वो एकत्रित होने लग जाएगा। अगर किडनी अपना ढंग से काम करे ना तो यूरिया बाहर निकलता जाएगा। लेकिन अगर किडनी ढंग से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, और उसी कंडीशन को कहते हैं अपन यूरेमिया। तो भैया इसका इलाज क्या है, ये इसका इलाज अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो अपन करना पड़ेगा। चलो इलाज क्या है, किसी इंसान के अंदर, ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर रक्त के अंदर अगर यूरिया एकत्रित होने लग गया तो उसका इलाज है, उसके क्या कराओ, हीमोडायलाइसिस करवाओ। क्या करवाओ, हीमोडायलाइसिस करवाओ, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त अपोहन कराओ। रक्त अपोहन कराओ। रक्त अपोहन क्या होता है अभी समझेंगे इसको। यूरेमिया बोल रहा हूं, यूरिया बोलते हैं मैंने। यूरेमिया में मरीज का इलाज करने के लिए यह किया जाता है, क्या किया जाता है, हीमोडायलाइसिस किया जाता है। अब ये हीमोडायलाइसिस करते कैसे हैं वो ध्यान से सुनना, कंसेप्चुअल है, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा ना, आसान है बिल्कुल। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करेंगे, हीमोडायलाइसिस पढ़ा रहा हूं आपको। हीमोडायलाइसिस के अंदर सबसे पहली जो स्टेप है वो क्या करेंगे, वो करेंगे अपन धमनी से, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, फर्स्ट स्टेप है ये, धमनी से रक्त निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, धमनी से क्या करेंगे, रक्त निकालेंगे। निकाल लिया, कोई भी एक आर्टरी ली अपन ने, ठीक है, जिसको रेडियल आर्टरी अपन लेते हैं ना, तो कोई भी एक आर्टरी ली, कोई भी धमनी अपन ने ली, धमनी में से क्या निकला, अपन ने रक्त निकालना स्टार्ट कर दिया। अपने पास पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा कि भैया मेरे यूरेमिया है, मेरे रक्त के अंदर तो यूरिया जमा होने लग रहा है, हम कहेंगे कि हीमोडायलाइसिस करवा लो। ठीक है, कैसे करेंगे, जो उसकी धमनी है उसमें से रक्त बाहर निकाल लेंगे, सबसे पहली स्टेप, ठीक है, और बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद में क्या करेंगे, उस रक्त में दूसरी स्टेप क्या होगी, दूसरी स्टेप होगी कि जो रक्त का तापमान जो है, जो रक्त अपन ने बाहर निकाला है, उस रक्त का तापमान अपन 0 डिग्री ले आएंगे। रक्त का तापमान, रक्त का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे और
उसमें हिपेरिन जैसा कोई थक्कारोधी मिलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस कैसे करते हैं वो समझो ध्यान से। हीमोडायलिसिस के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, धमनी से अपन क्या करेंगे, रक्त निकालना स्टार्ट करेंगे भाई, उसके शरीर का सारा रक्त निकालेंगे। ठीक है, रक्त निकालने मतलब एक साइड से रक्त निकालेंगे, दूसरी साइड से हटाते जाएंगे ना, ऐसे समझो ना। धमनी से रक्त निकालेंगे और रक्त निकालने के बाद क्या करेंगे, रक्त का तापमान 0 डिग्री ले आएंगे। 0 डिग्री क्यों ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं कि ताकि कोई रक्त के अंदर रिएक्शन ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं। 0 डिग्री लाने के बाद में क्या करते हैं, उसमें क्या डालते हैं, हिपेरिन जैसा कोई थक्कारोधी डाल देते हैं। हिपेरिन क्या होता है, पहले अपन पढ़ चुके हैं, ब्लड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं अपन। हिपेरिन क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट है, थक्कारोधी है, क्या है, थक्का नहीं बनने देता। ये क्यों डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं कि रक्त अगर बाहर निकाला अपन ने, तो बाहर निकलते ही आपको पता है क्या होता है, रक्त जो वो जमने लग जाता है, तो रक्त जम ना जाए, थक्का ना बन जाए रक्त का, इसलिए क्या डालते हैं, उसमें हिपेरिन डाल देते हैं। तो हिपेरिन डालने से क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, तो बाहर निकालने अपन ने रक्त को। ठीक है, तीसरी स्टेप क्या करेंगे, तीसरी स्टेप यहां पर अपन बनाते हैं, मैं बनाता हूं एक डायलाइजिंग यूनिट बनाता हूं। ठीक है, ऐसा ऐसा, उसके बाद में ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, अभी क्या क्या है बताऊंगा अभी, है ना, अभी बस देखते जाओ, अभी देखते जाइए। ठीक है, इसमें मैंने क्या भर दिया, एक द्रव भर दिया, इसको क्या कहते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड कहा जाता है, अपोहनी द्रव कहा जाता है इसको, अपोहनी द्रव, डायलाइजिंग फ्लूइड कहा जाता है। अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, मजा आएगा, इस कॉन्सेप्ट में मजा आने वाला है आपको, बस ध्यान से देखते जाना। ये क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है। और ये जो मैंने बीच में एक नलिका बनाई है, इस नलिका को क्या कहते हैं, ये नलिका, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेलोफेन नलिका, या फिर सेलोफेन नली होगी। ठीक है, ये जो द्रव है इसको क्या कहेंगे अपन, डायलाइजिंग फ्लूइड। हिंदी में बात करो जिसको अपोहनी द्रव कहते हैं, अपोहनी द्रव। और ये जो अपोहनी द्रव है, ये द्रव कैसा है, ठीक है, इसका संगठन कैसा है, किस प्रकार का कैसा होता है। ठीक है, तो इसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों या फिर अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। अभी समझो बस, समान होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो अपनी दिक्कत क्या है, अपनी प्रॉब्लम क्या है, फिर अपना सॉल्यूशन ढूंढेंगे इसका। प्रॉब्लम यार अपनी ये है कि यूरेमिया हो गया है पेशेंट को, और यूरेमिया का मतलब क्या होता है कि उसके रक्त के अंदर यूरिया जो है वो एकत्रित होने लग गया। मतलब अपना मेन मकसद क्या है कि रक्त जो उसको क्लीन करना है। क्लीन कैसे करेंगे, रक्त के अंदर जो यूरिया जो जमा होने लग गया है, उस यूरिया को अपन को बाहर निकालना है। ठीक है, अपना मकसद यही है, क्योंकि किडनी ये काम कर नहीं पा रही हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले धमनी से रक्त को निकालेंगे, पेशेंट की धमनी से है उसे रक्त को निकालेंगे। निकालने के बाद में तापमान, जो रक्त का तापमान उसको 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे, उसमें हिपेरिन जैसा कोई थक्कारोधी उसमें मिला देंगे। उसके बाद में उस रक्त को कहां ले जाएंगे, उस रक्त को ले जाएंगे यहां, उस रक्त को इसमें ले जाएंगे, ठीक है, सेलोफेन नली में ले जाएंगे, सेलोफेन नली में। ठीक है, इस सेलोफेन नली में क्यों लाए हैं इस सेलोफेन नली में। अब यहां पर अपना दिमाग देख लेना, ठीक है, कितना आपने दिमाग है, ध्यान से देखना। ये जो मैंने आपको डायलाइजिंग फ्लूइड था, जो अपोहनी द्रव बताया, इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इसमें ये प्लाज्मा जैसा ही है, बिल्कुल जैसे अपना रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होता है सेम टू सेम वैसा है। बस इसमें एक चीज नहीं है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं है, इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं है। जो ये बाहर भरा हुआ है, ये जो बाहर भरा हुआ है इस ट्यूब के बाहर ये जो भरा हुआ है, इसमें बाकी सारी चीजें हैं, बस एक चीज नहीं है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं है।
ठीक बात है। और आपको एक बात पता होगी, ये अपन ने जो रक्त निकाला है ना, ये जो रक्त निकाला है वो रक्त किसका है? वो उस इंसान का है जिसके रक्त के अंदर यूरिया भरा हुआ है, यूरिया एकत्रित हुआ है। मतलब वो यूरिया क्या होता है? नाइट्रोजन अपशिष्ट तो है। यहां पर इस रक्त के अंदर, इस ट्यूब के अंदर जो रक्त है उसके अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट बहुत सारे हैं। और इस डायलाइजिंग जो फ्लूइड है, इस द्रव के अंदर, रक्त इसके अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं है। तो वापस सुनो ध्यान से, ये जो आपका अपोहनी द्रव जो है यहां भरा हुआ है, इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ये अंदर जो रक्त घूम रहा है, इसके इस ट्यूब के अंदर जो रक्त घूम रहा है, इसके अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट भर के, यूरिया भर के इसके अंदर। तो आपको एक चीज पता होगी कि कोई भी चीज जो है वो ज्यादा से कम की तरफ जाना चाहती है। यहां पर जो है ये यूरिया जो है वो ज्यादा है और यहां पर यूरिया नहीं है, तो यूरिया जो है यहां से निकलना स्टार्ट करेगा, इस ट्यूब से जो है वो निकलना स्टार्ट करेगा, इधर आ जाएगा, इस फ्लूइड के अंदर भरने लग जाएगा। तो रक्त से जो यूरिया निकल के कहां जाएगा? इस डायलाइजिंग फ्लूइड में निकलने लग जाएगा। इस डायलाइजिंग फ्लूइड में जो है यूरिया निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो अपन को यही तो काम करना था, यूरिया ही तो अपन को बाहर निकालना था। इस रक्त में भाई और कोई कमी थी क्या? कोई कमी नहीं थी, बस यूरिया जमा हो गया था। उस यूरिया को अपन ने इस तरीके से बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये यूरिया इस डायलाइजिंग फ्लूइड में हो गया। अब इसमें जो रक्त है वो कैसा है? स्वच्छ रक्त है। कैसा है? स्वच्छ रक्त है। तो इसमें से जो रक्त निकलेगा वो कैसा रक्त है? यहां से जो रक्त निकलेगा वो रक्त कैसा है? रक्त को शुद्ध करते हैं, रक्त कैसा हो गया? शुद्ध हो गया। और रक्त को शुद्ध करते हैं, ठीक है। शुद्ध करने के बाद में क्या करेंगे? उसको तापमान सामान्य करेंगे। यहां लिख देता हूं रक्त का तापमान सामान्य, जो मैंने 0 डिग्री कर दिया था उसको सामान्य करेंगे वापस। और सामान्य करने के बाद में उसमें क्या डाल देंगे अपन? उसमें डालेंगे अपन हिपेरिन विरोधी मिलाएंगे। हिपेरिन विरोधी क्यों मिलाया है? इसलिए मिलाया क्योंकि अपन ने यहां पर हिपेरिन डाल दिया था उसमें। हिपेरिन डालने के बाद में क्या हुआ? वो थक्का नहीं जम सकता उसमें, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? हिपेरिन विरोधी मिला देंगे वापस। अब रक्त को वापस से डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, तो हिपेरिन विरोधी डालना पड़ेगा क्योंकि कल को चोट लग जाए उसको, ठीक है। तो वो थक्का बनना चाहिए। अगर अपन हिपेरिन डाल देंगे तो थक्का ही नहीं बनेगा, उसका ब्लड लॉस हो जाएगा। इसलिए हिपेरिन विरोधी अपन वापस मिला देंगे ना, तो उसको ब्लड कैसा हो गया? नॉर्मल हो गया ब्लड, है ना। अब ब्लड नॉर्मल हो गया तो वापस जो है पेशेंट के शरीर की शिरा में रक्त को वापस करेंगे, वापस कर देंगे, ठीक है। तो वापस देखो एक बार मैं वापस समअप करूंगा सारी चीजें, फिर खत्म करते हैं। यूरेमिया, रक्त के अंदर यूरिया जो है वो एकत्रित होने लग गया और उसकी वजह से जो रोग हुआ उसको यूरेमिया कहेंगे। इसके लिए क्या करते हैं अपन? हीमोडायलिसिस करते हैं, जिसको हिंदी में रक्त अपोहन करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर करते क्या? सबसे पहले धमनी से रक्त निकालेंगे। जो भी मरीज अपना जो पेशेंट है उससे क्या करेंगे अपन? रक्त में से जो धमनी से क्या निकालेंगे? रक्त निकालेंगे। रक्त निकाल लिया, रक्त का तापमान 0 डिग्री ले आएंगे और उसमें हिपेरिन डाल देंगे, ठीक है। हिपेरिन क्यों डालें? ताकि थक्का ना बने, रक्त जम ना जाए। फिर क्या करेंगे? उसको इस डायलाइजिंग यूनिट, इसका नाम भी बता देता हूँ, इसका नाम नहीं बताया मैंने आपको। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपोहनकारी इकाई। इंग्लिश में कहते हैं इसको डायलाइजिंग यूनिट। और इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम किडनी, है ना। चलो अब क्या क्या हुआ देखो। इस रक्त को अपन कहाँ डाला? इस डायलाइजिंग यूनिट के अंदर डाला। इसके अंदर क्या था? यहां पर क्या भरा हुआ? डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है, अपोहन द्रव्य भरा हुआ है। ये अपोहन द्रव्य प्लाज्मा जैसा ही, रक्त का जो प्लाज्मा है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं है। और आपको पता है इस रक्त के अंदर यूरिया है मतलब नाइट्रोजनी अपशिष्ट भर के हैं। और आपको पता है कोई भी चीज जो है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है, उच्च सांद्रता से वो निम्न सांद्रता की तरफ जाती है। तो उच्च सांद्रता किसमें? रक्त में है। और निम्न सांद्रता कहां पे? इस फ्लूइड के अंदर है। तो जो है यूरिया जो है वो यहां से निकलने लग जाएगा, ऐसे निकलने लग जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्यूब है इसको क्या कहेंगे अपन? सेलोफेन नली कहते हैं, ठीक है। इस ट्यूब की जो ये झिल्ली है ये किससे बनी हुई है? ये भी लिख देता हूं मैं, चलो यहाँ पे
ये भी लिख देता हूँ। इसकी झिल्ली जो वो किससे बनी हुई है, ये बनी हुई, इसको क्या कहेंगे, सेलोफेन झिल्ली कहेंगे, सेलोफेन झिल्ली। ठीक है, इस सेलोफेन झिल्ली से क्या होगा, ये यूरिया जो है वो निकल के इधर आ जाएगा, सारा यूरिया निकल जाएगा, तो यहां से जो रक्त है वो निकल जाएगा, रक्त अपना साफ हो गया, रक्त को शुद्ध करेंगे, उसके बाद में तापमान जो वो सामान्य करेंगे, इसका जो अपन 0 डिग्री कर दिया था उसको तापमान सामान्य करेंगे, हिपेरिन डाला था तो हिपेरिन विरोधी डाल देंगे उसमें, और उसके बाद में पेशेंट के शरीर में शीरा के थ्रू, धमनी से निकाला था शीरा में उसको वापस डाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से डायलिसिस करते हैं, और ये डायलिसिस होता है जिनके अंदर यूरेमिया की दिक्कत होती है उनके अंदर डायलिसिस किया जाता है। ठीक बात है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है ये, बार बार ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो ये डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस जो है ये बार बार करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो पूरी जिंदगी भर का काम हो गया, नहीं, बार बार करना पड़ता है। ठीक बात है, चलो इसी के साथ अपना चैप्टर जो वो कंप्लीट होता है। यहां पर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी पढ़ के देखना, कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। ठीक है, समझ में आया पूरा चैप्टर या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में, नए चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।